हेलो हेलो एवरीवन। अगर मेरी वॉइस अभी तक क्लियर पहुंच रही होगी तो यस टाइप करें। ओके 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 बी हेलो एवरीवन। बीएससी सेकेंड ईयर की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग सभी को। इससे पहले हम लोग हार्मोन्स रिप्रोडक्टिव बिहेवियर देख रहे थे। ठीक है, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर पैटर्न में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके थे। उनमें से एनिमल्स, ठीक है, मैमेलियन का रिप्रोडक्टिव बिहेवियर बच गया था, तो उसको इस लेक्चर के बाद हम लोग डील करेंगे। ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर पैटर्न था उसमें जो मैमेलियन का सेक्शन था उसमें उसको इस लेक्चर के बाद डील करेंगे। हम लोग दूसरे लेक्चर में डील करेंगे। आज हम लोग हार्मोन्स, एक लास्ट टॉपिक था यूनिट 3 में, हार्मोन्स, ड्रग एंड देयर बिहेवियर, उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। रिप्रोडक्टिव बिहेवियर पैटर्न पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो लेक्चर अपलोडेड है यूट्यूब में। लाइव सेशन में अटेंड किए थे कुछ स्टूडेंट, और जो नहीं अटेंड कर पाए हैं वो वॉच करें और अपना अटेंडेंस टाइप कर दें। 24 आवर तक क्या होता है कि पोर्टल ओपन रहती है। ठीक है, हाँ, आज हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, ड्रग एंड देयर बिहेवियर में देखते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन की, व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। तो हार्मोन्स आर ऑर्गेनिक केमिकल मैसेंजर प्रोड्यूस्ड एंड रिलीज्ड बाय स्पेशलाइज्ड डक्टलेस ग्लैंड कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। तो हमने पहले भी एंडोक्राइनोलॉजी में हार्मोन्स के बारे में पढ़ चुका है कि हार्मोन्स क्या होते हैं। हार्मोन्स ऐसे ऑर्गेनिक केमिकल मैसेंजर होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड डक्टलेस ग्लैंड के द्वारा सिंथेसाइज होते हैं, जिसको हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा कहते हैं। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा क्या होते हैं, हार्मोन्स का सिंथेसिस होता है और ये केमिकल मैसेंजर की तरह एक्ट करते हैं। हार्मोन्स कोऑर्डिनेट द फिजियोलॉजी एंड बिहेवियर ऑफ एनिमल्स बाय रेगुलेटिंग एंड इंटरेक्टिंग इट्स फंक्शन थ्रू आउट द बॉडी। तो हार्मोन्स क्या करते हैं, हार्मोन्स जो हमारी पूरी की पूरी बॉडी की बिहेवियर है या फिर बोल सकते हैं फिजियोलॉजी है, उन सारी चीज़ों को क्या करती है, रेगुलेट करती है, और जो फंक्शंस, अलग अलग फंक्शन होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करती है। ठीक है, इन सारी चीज़ों में क्या होते हैं, हार्मोन्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमारी जो भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रही हैं, ये वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस को रेगुलेट करने में और बॉडी के दूसरे पार्ट्स हैं उनको प्रॉपर फंक्शन करने में, तो इनकी इम्पोर्टेंट भूमिका होती है हार्मोन्स की। ड्रग इज अ मेडिसिन or other substance which has physiological effect when ingested or introduced into the body। ठीक है, तो हम दो चीज़ें देख रहे हैं, हार्मोन्स एंड ड्रग। तो अब ड्रग को देखते हैं कि ड्रग क्या होते हैं। तो ड्रग जिसको हम लोग मेडिसिन बोलते हैं, ठीक है, एक प्रकार का सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, बॉडी के फिजियोलॉजिकल चेंजेस को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। जब हम लोग इसको क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, हम लोग ड्रग्स को क्या हो सकता है, जो भी ड्रग हैं उन ड्रग या मेडिसिन को क्या कर सकते हैं, ओरली भी ले सकते हैं या फिर इंट्रावेनस भी। तो अलग अलग मोड ऑफ एक्शन, मोड से हम लोग क्या करते हैं, बॉडी में इंट्रोड्यूस कराते हैं। और जैसे ही ये ड्रग या मेडिसिन हमारी बॉडी में एंटर करती हैं, हमारी बॉडी की क्या जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, वो क्या करती हैं, प्रभावित होती हैं, चेंज होती हैं। ड्रग affect the body central nervous system, they affect thought, feeling and behavior। तो जो ड्रग होता है वो हमारी बॉडी की जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, उस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है, प्रभावित करता है, और हमारे जो थॉट्स होते हैं, जो फीलिंग्स होती हैं और जो बिहेवियर होते हैं, इन चीज़ों को क्या करते हैं, रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल करने के लिए। तो चूँकि ये डायरेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करते हैं, तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये सारी चीज़ों को फिर रेगुलेट करता है, जो हमारी थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं या बिहेवियर्स। ठीक है, नेक्स्ट, बिहेवियर इज द वे इन विच एन एनिमल और पर्सन एक्ट और रिएक्ट इन रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन और स्टिमुलस। और बिहेवियर क्या है, बिहेवियर वह सिचुएशन है या फिर वह कंडीशन है, वह स्थिति है जिसमें क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल क्या करता है, पर्टिकुलर सिचुएशन या स्टिमुलाई के अगेंस्ट में रिएक्ट करता है या बिहेव करता है। ठीक है,
पर्टिकुलर सिचुएशन या स्टिमुलस के अगेंस्ट में जो रिएक्शन है वही बिहेवियर है। ठीक है, क्लियर। आपको दो झापड़ मार दिया जाए तो आप किस तरह से रिएक्ट करोगे, ठीक है, वो आपका बिहेवियर है। ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आप किस तरह से बिहेव करते हो, किस तरह से रिएक्शन देते हो, वही आपका बिहेवियर है। अब हमने तीन चीज़ देख लिया, तीन टर्म्स। ठीक है, हार्मोन्स देख लिया, हार्मोन्स क्या होते हैं, ड्रग्स देख लिया, ड्रग्स भी क्या होते हैं, और बिहेवियर भी देख लिया। हार्मोन ड्रग्स एंड दियर बिहेवियर। ठीक, तो हार्मोन्स देख लिया, ड्रग देख लिया और बिहेवियर भी देख लिया। तीनों का कोऑर्डिनेशन फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। All behavioral systems, including in animal, comprise three integrating components: input system, sensory system, second integrator, the central nervous system, and output or effector system. तो जो भी behavioral system होता है वो इन एनिमल्स में वो तीन मेन इंटरेक्टिंग कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, ध्यान रखना, जो भी behavioral system है वो तीन मेन इंटरेक्टिंग कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट इनपुट सिस्टम या सेंसरी सिस्टम, जिससे क्या कोई भी स्टिमुलस हो उसको क्या करेंगे, ऑर्गेनिज्म रिसीव करेगा। कोई भी इनपुट सिस्टम है या फिर जो सेंसरी सिस्टम है, इनके थ्रू कोई भी रिस्पॉन्स होगा उसको क्या करेगा, ऑर्गेनिज्म रिसीव करेगा। उसके बाद वह जो इनपुट मैसेज है या फिर स्टिमुलाई है वो पूरे के पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम लोग बोल रहे हैं इंटीग्रेटर्स, उसमें ठीक है, वहाँ तक पहुँचेगा। ठीक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँचेगा और सेंट्रल नर्वस सिस्टम बाद में क्या करेंगी, आउटपुट देंगे अलग अलग ऑर्गन्स को। ठीक है, तो आउटपुट सिस्टम या इफेक्टर्स क्या करेंगे, बाद में जो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज प्रोसेस हो रहा है उसको आउटपुट के रूप में देंगी। मैं इसका एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, बिहेवियरल सिस्टम का। जैसे होता क्या है नॉर्मली, ठीक, जैसे ही हमारे पैर में कांटा चुभता है, ठीक है, तो पैर में कांटे का चुभना, ठीक है, पैर ने क्या किया, सेंसरी सिस्टम की तरह काम किया। ठीक है, सेंस किया और वहाँ से डायरेक्ट मैसेज कहाँ गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डायरेक्ट मैसेज गया और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तुरंत हमारे पैर के जो मसल्स हैं, पैर के जो सेल्स हैं, उनको क्या सिग्नल दिया कि पैर आप वहाँ से तुरंत हटा लो। ठीक है, तो फिर वहाँ से जहाँ काटा था वहाँ से पैर तुरंत हटा लिया गया। ठीक, तो ये तरह से, इस तरह से क्या होती हैं, कोई भी ड्रग्स हो या फिर कोई भी हार्मोन्स हो, इस तरह से एक्ट करती हैं। ठीक है, जैसे हमने तुरंत क्या देख लिया, हमने अपने सामने भालू देख लिया। ठीक है, भालू अब क्या हो गया, हमने आँख से क्या किया, सेंस कर लिया। हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, इस मैसेज को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, वहाँ तक सिग्नल जाएगा और ये प्रोसेस करेगा मैसेज को कि आपने भालू देख लिया, अब आपको वहाँ से भागना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेगा ये, फिर एड्रीनलिन हार्मोन का एपिनेफ्रिन हार्मोन का सिंथेसिस करने स्टार्ट कर देगा। ठीक, और आउटपुट के रूप में क्या करेंगे, हमारे जो पैर होंगे या फिर वो, उनमें दुगनी ताकत आ जाएगी वहाँ से भागने के लिए। ठीक है, तो ये इस तरह से बिहेवियरल सिस्टम एक तरह से एक्ट करता है। हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, अब देखते हैं हम लोग हार्मोन एंड बिहेवियर। ओके, इंट्रोडक्शन तो देख लेते हैं, हार्मोन एंड बिहेवियर। Behavioral endocrinology is the scientific study of the interaction between hormone and behavior। तो एक जोलॉजी की एक ब्रांच है जिसको हम लोग बोलते हैं बिहेवियरल एंडोक्राइनोलॉजी। बिहेवियरल एंडोक्राइनोलॉजी में क्या किया जाता है कि जो भी बिहेवियर्स होते हैं, ठीक है, एनिमल्स के जो भी बिहेवियर्स होते हैं उनके बीच में क्या इंटरेक्शन हो रहा है, हार्मोन्स के बीच में और बिहेवियर के बीच में किस तरह का इंटरेक्शन है, इसी चीज़ को जब स्टडी की जाती है तो उसको बोला जाता है बिहेवियरल एंडोक्राइनोलॉजी। और इसके जो फाउंडर थे, कौन थे, देखते हैं। द फाउंडर्स ऑफ बिहेवियरल एंडोक्राइनोलॉजी, फ्रैंक ए बीच, डेनियल लेहरमैन एंड विलियम सी यंग, वर्कड ऑन a number of domestic and laboratory animal for building the conceptual basis
इन दिस फील्ड। तो बिहेवियरल एंडोक्राइनोलॉजी में को बेहतर अंडरस्टैंड करने के लिए, बेहतर समझने के लिए, ये जो साइंटिस्ट थे फ्रैंक ए बीच, डेनियल ए लेहरमैन एंड विलियम सी यंग, इन्होंने बहुत सारे डोमेस्टिक एनिमल्स के ऊपर और लेबोरेटरी में भी बहुत सारे एनिमल्स के ऊपर कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। और उसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर इन्होंने बिहेवियरल एंडोक्राइनोलॉजी का कॉन्सेप्चुअल बेसिस दिया, कॉन्सेप्ट दिया। हार्मोन्स एंड बिहेवियर आर क्लोजली इंटरलिंक्ड, और इन्होंने क्या बताया अपने ऑब्जर्वेशन से, अपने एक्सपेरिमेंट से, कि हार्मोन्स एंड बिहेवियर होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोजली इंटरलिंक्ड होते हैं, ठीक है। हर एक हार्मोन का क्या होता है, अलग अलग टाइप्स के बिहेवियर देखने को मिलता है, ठीक है। हार्मोन्स चेंज जीन एक्सप्रेशन आर सेलुलर फंक्शन एंड दस अफेक्ट बिहेवियर। तो हार्मोन्स क्या करते हैं, जो जीन एक्सप्रेशन का पैटर्न्स होता है, ठीक है, सेल में जो जीन एक्सप्रेशन होते हैं उनको क्या करते हैं, चेंज करते हैं, उनको प्रभावित करते हैं। और जैसे ही सेलुलर लेवल में जीन एक्सप्रेशन होता है, उसका रिस्पॉन्स हमें क्या देखने को मिलता है, पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर देखने को मिलता है, ठीक है। देख रहे हो एक सेल में क्या हो रहा है, सेल में चेंजेस हो रहे हैं और कई सारे सेल्स कोऑर्डिनेट फैशन में काम कर रहे हैं, चूँकि इसलिए पूरा इफेक्ट हमारी बॉडी पर देखने को मिल रहा है। हार्मोन्स अफेक्ट बिहेवियर बट द रेसिप्रोकल रिलेशन also occurs, that is behavior can affect hormone concentration also. For example, the site of territorial intruder may elevate blood testosterone concentration in resident male birds. तो कहने का मतलब ये है कि जो हार्मोन्स और बिहेवियर दोनों का जो रिएक्शन है या फिर दोनों का जो रिलेशनशिप है कैसा है, रेसिप्रोकल है। मीन्स हार्मोन्स बिहेवियर को प्रभावित करते हैं और बिहेवियर से हार्मोन्स के द्वारा प्रभावित होते हैं। दोनों तरह से क्या होते हैं, एक दूसरे को ये प्रभावित करते हैं, ये रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक। बहुत सारे हम जानते हैं कि हार्मोन्स की स्मॉल अमाउंट एनिमल बिहेवियर को या फिर बिहेवियर करने के लिए काफ़ी होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ठीक है, बिहेवियर करने के लिए, ठीक है, बिहेवियर से क्या होते हैं, हार्मोन्स का भी चेंजेस क्या होता है, रेगुलेट होता है। क्लियर, ठीक है। एक निश्चित अमाउंट का में हार्मोन का होना बहुत ज़रूरी है, तभी पर्टिकुलर टाइप का बिहेवियर देखने को मिलता है, ठीक है। तो हार्मोन्स का अमाउंट वेरी लेस से लेस और बहुत हाई से हाई भी हो सकता है, और इसके कारण अलग अलग टाइप्स की फिजियोलॉजी प्रभावित होती हैं। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि दोनों बिहेवियर और हार्मोन्स क्या हैं, एक दूसरे से रेसिप्रोकी हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ठीक है। जो बिहेवियर होता है वो जो हार्मोन का कंसंट्रेशन होता है उसको भी प्रभावित करता है। तो आप किस तरह से बिहेव कर रहे हो, उस प्रकार उस टाइप से क्या होते हैं, पर्टिकुलर हार्मोन का भी सिंथेसिस बॉडी में होने लगता है, ठीक है। जैसे आप हमेशा हैप्पी रहोगे, पॉजिटिविटी हमेशा रहेगी, तो आपकी बॉडी में डोपामाइन का लेवल हमेशा हाई रहेगा, ठीक। तो जो हार्मोन्स हैं और बिहेवियर हैं उनके बीच में जो लिंक को अच्छे से समझने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। वेरियस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट एस्टैब्लिश अ कैजुअल लिंक बिटवीन हार्मोन्स एंड बिहेवियर। तो जो बिहेवियर है और हार्मोन्स हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उनको स्टडी करने के लिए बहुत सारे क्या किए गए हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। उन्हीं में से कुछ एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है उसको हम लोग देखते हैं। हार्मोनली डिपेंडेंट बिहेवियर शुड डिसअपियर व्हेन द सोर्स ऑफ हार्मोन इज रिमूव्ड और द एक्शन ऑफ हार्मोन आर ब्लॉक्ड। बोल क्या रहे हैं कि हार्मोनी डिपेंडेंट बिहेवियर मीन्स अगर कोई टिश्यू या कोई आर्गन प्रेजेंट है और वह हार्मोन का सिक्रीशन कर रहा है, हार्मोन को क्या कर रहा है, वो सिंथेसिस कर रहा है, अगर वह एब्सेंट है, ठीक है, अगर वह एब्सेंट है तो क्या होगा, उस हार्मोन का सिंथेसिस भी रुक जाएगा, क्लियर, और उसका बिहेवियर भी हमें देखने को नहीं मिलेगा। सपोज टू बी अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अगर एक टिश्यू है, ठीक है, यहाँ पर एक टिश्यू है, इस टिश्यू के कारण क्या हो रहा है, एक हार्मोन का सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है, एक हार्मोन सिंथेसिस हो रहा है जिसके कारण, ठीक है, ऐसा बिहेवियर देखने को मिल रहा है जिसके कारण यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, मूवमेंट देखने को मिल रहा है, टिश्यू, ठीक है, ये एक टिश्यू है, ये कुछ हार्मोन सिंथेसिस कर रहा है, ठीक, जिसके कारण क्या मूवमेंट देखने को मिल रहा है, मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर वहीं
अगर इस टिश्यू को रिमूव कर दिया जाए, इस ये जो टिश्यू है इसको रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, क्लियर? हाँ, तो इसी को बोल रहे हैं कि हार्मोनियल डिपेंडेंट बिहेवियर शुड डिसअपियर व्हेन द सोर्स ऑफ हार्मोन। अगर हम लोग सोर्स ऑफ हार्मोन को ही रिमूव कर दें तो एक्शन देखने को हम लोग को मिलेगा ही नहीं, वो ब्लॉक हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। आफ्टर द बिहेवियर स्टॉप, रिस्टोरेशन ऑफ द मिसिंग हार्मोनल सोर्स और इट्स हार्मोन सो शुड रिस्टोर द एब्सेंट बिहेवियर। तो जो सोर्स था, ठीक है, वो सोर्स अगर एब्सेंट है तो फिर उस ऑर्गेनिज्म को या फिर उस ऑर्गन को दोबारा से बिहेव करने के लिए, मूव करने के लिए क्या चाहिए? दूसरा सोर्स ऑफ हार्मोन बिल्कुल चाहिए। अगर सोर्स नहीं रहेगा तो फिर वो बिहेव नहीं कर पाएगा। ठीक है, जो मिसिंग हार्मोनल एक्टिविटीज़ थी ना उसको रिस्टोर करना बहुत ज़रूरी है। थर्ड एक्सपेरिमेंट देखते हैं। फाइनली हार्मोन कंसंट्रेशन एंड द बिहेवियर शुड बी कोवेरिएंट, दैट इज द बिहेवियर शुड बी ऑब्जर्व्ड ओनली व्हेन द हार्मोन कंसंट्रेशन आर रिलेटिवली हाई एंड नेवर आर रेयरली ऑब्जर्व्ड व्हेन हार्मोन कंसंट्रेशन आर लो। तो यही हम लोग बोल रहे हैं कि हार्मोन का कंसंट्रेशन एक निश्चित अमाउंट का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कोवेरिएंट है। ठीक है, हार्मोन्स का कंसंट्रेशन और उसका बिहेवियर कैसे है? कोवेरिएंट है। मीन्स अगर हार्मोन का कंसंट्रेशन क्या होगा? ठीक है, एक निश्चित लेवल में हार्मोन का कंसंट्रेशन एक निश्चित लेवल तक होगा, तभी हमें क्या देखने को मिलेगा? तभी हमें बिहेवियर देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर कंसंट्रेशन बहुत कम है तब बिहेवियर देखने को नहीं मिलेगा। तो एक सर्टेन अमाउंट से आप कंसंट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। Many different hormones can influence several type of behavior, but for the purpose of this module, we will restrict our discussion to just a few example of hormones and behavior। तो क्या बोल रहे हैं? बहुत सारे हार्मोन्स अलग अलग टाइप्स के बिहेवियर को शो करते हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, हार्मोन्स, ठीक है, पॉलीमॉर्फिक भी होते हैं। ठीक है, ऐसा भी होता है कि एक पर्टिकुलर हार्मोन, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइप के एक्टिविटी को ही क्या करता है? प्रभावित करता है सब। ठीक है, ये अगर ये अगर अगर हम लोग बात करें दिस, अगर हम लोग मैं यहाँ एग्जांपल दूँ, दिस वन इज, ये क्या है? एक हार्मोन है। ठीक है, दिस ये हार्मोन मॉलिक्यूल, ये हार्मोन मॉलिक्यूल क्या कर रहा है? ठीक है, अगर मूवमेंट को प्रभावित कर रहा है तो साथ ही मूवमेंट को ओनली प्रभावित कर सकता है। ऐसा भी होता है कि ओनली और ओनली केवल मूवमेंट को ये अफेक्ट करे, लेकिन ऐसा भी होता है कि ये हार्मोन क्या करे? ठीक है, ये हार्मोन मूवमेंट के साथ साथ किसी दूसरे एक्टिविटी को भी प्रभावित कर सके। तो दोनों टाइप्स की रिएक्शन क्या होती हैं? देखने को मिलती हैं। ठीक है, हार्मोन्स के द्वारा। क्लियर? ओके, आगे देखते हैं फिर। नेक्स्ट देखते हैं हार्मोन्स एंड रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। हार्मोन के द्वारा किस तरह से रिप्रोडक्टिव बिहेवियर शो की जाती है? हार्मोन्स एंड रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। एनिमल रिप्रोडक्टिव बिहेवियर इज मोस्टली सीजनल बेस्ड ऑन हार्मोनल एक्शन। ठीक है, तो एनिमल रिप्रोडक्टिव बिहेवियर क्या होता है? मेन मुख्यतः सीजनल होता है। हम जानते हैं कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म या फिर अलग अलग जो जीव होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो अलग अलग सीजन में क्या होते हैं? ब्रीडिंग या रिप्रोडक्शन के लिए रेडी होते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग क्या होते हैं? उनमें अलग अलग हार्मोन का क्या होता है? सिक्रीशन या सिंथेसिस होता है। ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन द कंसंट्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन इज हाई इन ब्लड। तो जो ब्रीडिंग सीजन होते हैं, उन ब्रीडिंग सीजन में क्या होते हैं? जो भी सेक्स हार्मोन होते हैं, टेस्टोस्टेरोन की बात करें या फिर दूसरे और सेक्स हार्मोन्स की, ठीक है, वो क्या होते हैं? उनकी लेवल बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। ठीक है, ब्रीडिंग सीजन में, ठीक है, ऑर्गेनिज्म ओके, ब्लड में इनकी कंसंट्रेशन बहुत हाई होते हैं। Sex differences are common in many animals because males and females differ in the ratio of androgenic and estrogenic steroid hormones concentration, and so they show difference in their behavior too। ठीक है, तो हम स्पष्ट होता है, हम जानते हैं कि एनिमल में सेक्स डिफरेंस होता है, सेक्स डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलती है कि मेल अलग तरीके से दिखते हैं और फीमेल अलग तरीके से दिखते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें क्लियर पता नहीं चल पाता है मेल और फीमेल के बीच में। अब जब मेल और फीमेल अलग दिख रहे हैं तो उनको दिखने के लिए अलग अलग टाइप्स के हार्मोन भी कंट्रोल करते हैं उनकी फिजियोलॉजी को। ठीक है, तो इसलिए, ठीक है, क्या बोले हैं? अगर एंड्रोजेनिक और एस्ट्रोजेनिक स्टेरॉइड हार्मोन है, दोनों को का रेशियो भी क्या होता है? मेल्स और फीमेल्स में अलग अलग होता है।
मेल में एंड्रोजन का लेवल अलग होगा, फीमेल्स में अलग होगा। इसी तरह से एस्ट्रोजेनिक स्टेरॉयड हार्मोन है, उनका भी लेवल क्या होगा, मेल में अलग होगा, फीमेल में अलग होगा। और चूंकि हार्मोन्स का लेवल और ऑर्गेनिज्म जो फीमेल और फीमेल है वो इंडिविजुअल अलग अलग दिखते हैं, तो उनका बिहेवियर भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो क्लियर कट डिफरेंस हम लोग को देखने को मिलता है ब्रीडिंग सीजन में, मैटिंग या फिर मैटिंग बिहेवियर में, दोनों ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो फीमेल ऑर्गेनिज्म हो या फिर मेल ऑर्गेनिज्म हो। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन cause the pituitary gland in the brain to make and secrete the hormone, luteinizing hormone and follicle stimulating hormone. In men, these hormones cause the testicle to make testosterone. In women, they cause ovaries to make estrogen and progesterone. ठीक, तो हम लोग बात क्या कर रहे हैं, जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं GRH, ठीक है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट होती है। ठीक है, ये GRH, ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जब पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, ठीक है, 1 मिनट, ग्रोथ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होकर क्या ब्रेन को सिग्नल्स देता है। ठीक है, ब्रेन को क्या सिग्नल देता है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को क्या करें, सिंथेसिस करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है और एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है, मेन और फीमेल में अलग अलग तरीके से एक्ट करते हैं। मेन में क्या होते हैं, मेल में ये जो, ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो टेस्टिकल्स के फॉर्मेशन और टेस्टोस्टेरॉन के सिंथेसिस को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन और ये सारे हार्मोन्स का सिंथेसिस को इंड्यूस करते हैं। वहीं फीमेल्स में क्या होते हैं, ठीक है, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के सिंथेसिस को क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं। क्लियर? ठीक है, पिट्यूटरी हार्मोन काज ग्रोथ ऑफ ओवरी एंड एवोल्यूशन। तो पिट्यूटरी हार्मोन्स होते हैं, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बात करें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को कि फीमेल्स में, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स लेइंग ऑफ एग इन फीमेल, तो फीमेल्स में, ठीक है, जो एग लेइंग की प्रोसेस होती हैं उनको प्रभावित करती है, इसी चीज़ को ये क्या करती है, कंट्रोल करती है। प्रोलैक्टिन सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड inhibit FSH and LH, so when prolactin level decrease then sexual cycle is again repeated in influence of FSH and LH। तो देखो हार्मोन्स का जो वर्क है वो बहुत ही कोऑर्डिनेटेड मैनर में होता है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या बोल रहे हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिंथेसिस जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिंथेसिस होती है प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये क्या करती है, ये जो FSH होते हैं ना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इनको क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, तो जब प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल ज़्यादा होगा, ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल क्या होगा, जब ज़्यादा होगा उस समय क्या होंगे, प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल ज़्यादा होगा जब, तो उस समय, ठीक है, FSH और LH क्या होंगे, कम होंगे या इनहिबिट हो जाएंगे, इनकी एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। और वहीं फिर अगर इसका लेवल क्या होता है, फिर कम होता है, प्रोलैक्टिन का लेवल फिर कम होगा, अगर प्रोलैक्टिन का लेवल फिर कम होगा तो फिर से क्या होंगे, सेक्सुअल साइकिल देखने को मिलेगी। ठीक है, तो एक दूसरे के क्या करते हैं, ये एंटागोनिस्ट की तरह ये काम क्या करते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट में काम करते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन का सीक्रेट होता है, नहीं पता, ओके, पता करना। मेलाटोनिन सीक्रेटेड फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड हैज़ इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन ग्रोथ ऑफ गोनैड। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा मेलाटोनिन हार्मोन सीक्रेट होती है, वो मेलाटोनिन हार्मोन क्या करती है, जो गोनैड्स की जो ग्रोथ होती है ना, उन गोनैड्स को जो डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है, उसको रोक कर रखती है। तो सर्टेन टाइम ना, हर एक समय, ठीक है, हर एक चीज़ का डेवलपमेंट आवश्यक नहीं है, तो जिस समय जिस चीज़ का डेवलपमेंट होता है उस चीज़ को इंक्रीज़ कर दिया जाता है, और जिनको इनहिबिट किया जाता है उसको डिप्रेस कर दिया जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में डिले सेक्सुअल मैच्योरेशन एंड में इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ सेक्स बिहेवियर। तो जो थायराइड का लेवल अगर बहुत कम हो जाता है अगर बॉडी में, तो थायराइड से मेन क्या, आप केवल गला प्रभावित नहीं होता है, ठीक है, घेंघा रोग मत समझना। थायराइड क्या, अगर थायराइड का लेवल कम हो जाता है थायराइड हार्मोन का, तो सेक्सुअल मैच्योरेशन है वो भी क्या हो सकता है,
प्रभावित हो सकता है, कम हो सकता है और इस तरह से सेक्सुअल बिहेवियर में भी डिले आ सकती है। तो हमने ये सारे देखा हार्मोन्स एंड रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, अलग अलग हार्मोन्स थे और हार्मोन्स क्या, इन हार्मोन्स का रिप्रोडक्टिव बिहेवियर में क्या फ़र्क पड़ रहा था, क्या बिहेवियर देखने को मिल रहा था। तो 3 अलग अलग टाइप्स के हार्मोन्स हैं जो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। देखते हैं इसी को हम लोग डिटेल में। तो फर्स्ट हार्मोन देखते हैं हम लोग एस्ट्रोजन के बारे में। ठीक है, एस्ट्रोजन के बारे में देखते हैं। पहला हार्मोन एस्ट्रोजन इज अ हार्मोन दैट प्ले वेरियस रोल इन द बॉडी। इन फीमेल इट हेल्प डेवलप एंड मेंटेन बोथ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड सेक्सुअल फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर सच एज ब्रेस्ट। तो एस्ट्रोजन हार्मोन क्या है, एस्ट्रोजन मेनली फीमेल्स में क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, फीमेल बॉडीज़ में क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये क्या करता है, फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव आर्गन के मैचुरेशन को और साथ ही साथ जो फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे ब्रेस्ट इन्हेंसमेंट एंड प्यूबर्टी अदर, इन सारी चीज़ों को क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन और अदर भी जो भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनके डेवलपमेंट और मैचुरेशन को कंट्रोल करते हैं। एस्ट्रोजन हैज़ काउंटलेस इफेक्ट ऑन द ब्रेन एंड बॉडी। ठीक है, तो एस्ट्रोजन का और बहुत सारे इफेक्ट हैं, बहुत सारे प्रभाव ब्रेन्स पे और बॉडी पे भी देखने को मिलती है। Those relevant in social psychologists include pathologies, depression, borderline personality disorder, verbal memory, motivation for sex, and emotional jealousy, but it may decrease performance or certain tests ऑफ स्पेशल स्किल। तो ये बहुत सारे चीज़ों को भी कंट्रोल करता है, जैसे डिप्रेशन हो गया, ठीक है, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, वर्बल मेमोरी, मोटिवेशन फॉर सेक्स, ठीक है, इमोशन जेलसी, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ जो प्रभाव हैं उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की कौन करता है, ये एस्ट्रोजन हार्मोन करता है। द ब्रेन हैज़ एस्ट्रोजन रिसेप्टर एंड एस्ट्रोजन हैज़ डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ राइजिंग द लेवल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर सीरोटोनिन। तो ब्रेन्स में क्या होते हैं, एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स होते हैं और इसलिए एस्ट्रोजन का क्या डायरेक्ट इफेक्ट देखने को मिलता है न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह में। ठीक है, एक जो सीरोटोनिन होता है ना, सीरोटोनिन का लेवल क्या होता है, डायरेक्टली प्रभावित होता है एस्ट्रोजन के द्वारा। ठीक है, क्योंकि हमारे ब्रेन में क्या है, एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स है, वहाँ पर जो बाइंड होते हैं ये एस्ट्रोजन जाकर बाइंड होते हैं एस्ट्रोजन रिसेप्टर में और फिर ठीक है न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर में सीरोटोनिन वगैरह फिर फ्लो होने लगते हैं। सीरोटोनिन इज important to understand depression, साइजोफ्रेनिया एंड बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर एज वेल। तो सीरोटोनिन इन सारी चीज़ों में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि डिप्रेशन वगैरह हो गया, ठीक है, साइजोफ्रेनिया हो गया, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इन सारी चीज़ को अंडरस्टैंड करने में, समझने में हेल्प करती है। एस्ट्रोजन सप्लीमेंट हैज़ बीन शोन टू अल्टर द symptom expression of this disorder, whose course and prevalence rates are different for males and females। तो जो सीरोटोनिन का लेवल है या फिर एस्ट्रोजन का जो लेवल अगर कम हो रहा है और हमें कुछ तरह के डिसऑर्डर देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि हमने देखा ना यहाँ पर डिप्रेशन देखने को मिल रहा है, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, वर्बल मेमोरी देखने को मिल रहा है, मोटिवेशन फॉर सेक्स डिसऑर्डर या फिर इमोशनल जेलसी, इन सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। तो इनको क्या किया जाता है, एस्ट्रोजन का एक्स्ट्रा सप्लीमेंट दिया जाता है। ठीक है, और कितना सप्लीमेंट दिया जाना है, कितने अमाउंट में दिया जाना है, वो डिपेंड करता है, ठीक है, पर्सन टू पर्सन, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म या पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। ओके, तो हमने ये क्या देखा, एस्ट्रोजन हार्मोन्स और इनके क्या क्या सेक्सुअल या फिर रिप्रोडक्टिव बिहेवियर में क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल होते हैं उनको। अब देखते हैं हम लोग टेस्टोस्टेरोन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टेस्टोस्टेरोन मेन क्या होते हैं, मेल में मेन सेक्सुअल या फिर सेक्स हार्मोन्स होते हैं। टेस्टोस्टेरोन प्ले अ की रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव टिश्यू such as testes and prostate, as well as promoting secondary sexual characteristics such as increased muscles and bone mass and growth of body hair। तो मेल्स में जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो जो क्या क्या में हेल्प करता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ वगैरह हैं उनके मैचुरेशन में, उनके डेवलपमेंट को क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, जो टेस्टिस वगैरह होते हैं, प्रोस्टेट वगैरह होते हैं, इनके मैचुरेशन डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। साथ ही साथ ये जो मेन होते हैं उनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मसल्स का बनना,
ठीक है, बोन मास का ज़्यादा डेवलप होना और बॉडी में हेयर ग्रोथ होना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं वो मेल्स में कंट्रोल करते हैं ये। ठीक, ज़्यादा ऐसा होता है कि अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल ना ओनली मेल में जबकि फीमेल में भी अगर ज़्यादा हो गए तो उनमें भी ठीक है मेल लाइक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। टेस्टोस्टेरोन प्रमोट एग्रेशन, और टेस्टोस्टेरोन किसके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है? एग्रेशन, ठीक है। इसलिए अधिकतर जो मेंस होते हैं वो एग्रेसिव बिहेवियर करते हैं। टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज सेक्स ड्राइव, तो साथ ही साथ टेस्टोस्टेरोन क्या करते हैं, जो सेक्सुअल ड्राइव्स होते हैं, जो सेक्सुअल ड्राइव होता है उसको भी क्या करते हैं, इंक्रीज करता है, ठीक है। Testosterone concentration also influence sexual motivation and behavior in women's। तो टेस्टोस्टेरोन ऐसा नहीं है कि ओनली और ओनली मेन में पाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल फीमेल, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन फीमेल्स में भी पाए जाते हैं और उनमें भी सेक्सुअल मोटिवेशन और बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, ठीक है। Research supports that testosterone has some effect on the expression of special skin, both organizational and circulating levels। तो टेस्टो यह देखा गया है रिसर्च, कई सारे रिसर्च में यह देखा गया है कि टेस्टोस्टेरोन क्या करते हैं, दूसरे अदर स्किल्स वगैरह होते हैं उनको भी क्या करते हैं, उनके स्पेशल स्किल्स होते हैं ना अलग इंडिविजुअल में, तो उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए उनको भी रेगुलेट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये हमने दो हार्मोन्स देखा यहाँ पर, एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। एस्ट्रोजन को हम लोग बोलते हैं फीमेल स्पेसिफिक हार्मोन, इसका अधिक लेवल फीमेल्स में पाया जाता है, मेल्स में भी पाया जाता है, ऐसी बात नहीं है। और वहीं टेस्टोस्टेरोन होता है वो मेल स्पेसिफिक हार्मोन, जिसका कंसंट्रेशन मेल में ज़्यादा पाया जाता है, फीमेल्स में इसका कंसंट्रेशन कम पाया जाता है। थर्ड हार्मोन्स हम लोग देखते हैं ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन के बारे में, कि ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग देखते हैं। Oxytocin and vasopressin. Oxytocin is produced in the hypothalamus and secreted into bloodstream by the posterior pituitary gland. Vasopressin is also secreted by posterior and pituitary gland। तो मेनली क्या बोल रहे हैं हम लोग, वेसोप्रेसिन कहाँ होता है, वेसोप्रेसिन या ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होता है, हाइपोथैलेमस में बनते हैं, ठीक है, हाइपोथैलेमस में बनते हैं, ठीक है। और हाइपोथैलेमस में बनने या फिर से बनने के बाद हाइपोथैलेमस इसको सिक्रीट कर देता है। और हाइपोथैलेमस कहाँ सिक्रीट करता है, तो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, हाइपोथैलेमस ऑक्सीटोसिन हार्मोन को बनाने के बाद ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट कर देते हैं, ठीक है। और वहीं वेसोप्रेसिन क्या होता है, वेसोप्रेसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट होते हैं। ऑक्सीटोसिन एक्ट डायरेक्टली ऑन बोथ द न्यूक्लियर एक्यूम्बेंस एज वेल एज एमगडेला एंड इंक्रीज आफ्टर सेक्स, प्रमोटिंग फीलिंग ऑफ बॉन्डिंग, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है, ठीक है। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करते हैं, कहाँ कहाँ पर एक्ट करते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन डायरेक्टली न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस में, ठीक है, कहाँ पर, न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस और एमगडेला, ठीक है, ये दोनों पर क्या करते हैं, डायरेक्टली एक्ट करते हैं। और ये क्या करते हैं, ठीक है, इनका लेवल जब, ठीक है, सेक्स के दौर, सेक्स आफ्टर सेक्स, ठीक है, ठीक सेक्स के ठीक बाद इनका लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। इसलिए ठीक है, जो भी कपल्स होते हैं, ठीक है, या फिर इंडिविजुअल होते हैं, उनके बीच में ये क्या करता है, ठीक है, फीलिंग्स को इन प्रमोट करता है, उनके बीच की जो फीलिंग होती है उनको प्रमोट करता है, बॉन्डिंग को, ठीक है। तो इसलिए रिलेशनशिप क्या होते हैं, इनसे मजबूत होते हैं, ठीक है, जो भी बॉन्डिंग होता है वो मजबूत होते हैं। ऑक्सीटोसिन हैज़ आल्सो बीन फंड टू इंक्रीज पॉजिटिव फीलिंग अबाउट अदर पीपल। तो ऑक्सीटोसिन क्या करते हैं, दूसरे जो पीपल्स होते हैं, लोगों होते हैं, उनके प्रति भी क्या होते हैं, बेहतर फील हो, इसके लिए भी पॉजिटिव फीलिंग को भी क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं। अगर ऑक्सीटोसिन का लेवल अगर हाई है तो वो उनको दूसरे लोगों के भी क्या हो, प्रति क्या होंगे, पॉजिटिव फीलिंग आएंगे, वरना हमेशा वो लोगों के बारे में नेगेटिव सोचता रहेगा। बात करें ऑक्सीटोसिन की, बात हम लोग कर चुके हैं, अब बात करते हैं वेसोप्रेसिन की। तो वेसोप्रेसिन लेवल्स एंड रिसेप्टर्स विथिन द ब्रेन फॉर दिस हार्मोन आर हायर इन स्पीशीज इन विच मेल्स एंड फीमेल फ्रॉम मोनोगैमस रिलेशनशिप्स एंड हु प्रोवाइड केयर ऑफ देयर यंग। तो वेसोप्रेसिन का हार्मोन्स हैं, उसका जो रिसेप्टर्स होता है वो भी क्या होता है, ब्रेन्स में पाए जाते हैं और ब्रेन्स में हाई होते हैं, ठीक है। और ये उन स्पीशीज़ में ज़्यादा पाए जाते हैं, ज़्यादा देखने को मिलता है उनके बीच में जहाँ पर फीमेल्स और मेल्स क्या होते हैं, मोनोगेमस, मतलब सिंगल पार्टनर होते हैं, ठीक है। एक मेल और उसका जो फीमेल होगा वो भी दोनों क्या होंगे, ठीक है,
मोनोगेमस होंगे, ठीक। मोनोगेमस कंडीशन मीन्स क्या, ठीक, सिंगल पार्टनर होंगे, तो सिंगल पार्टनर में ये हार्मोन्स ज़्यादा देखने को मिलता है। साथ ही साथ उनमें भी यह हार्मोन ज़्यादा ज़्यादा देखने को मिलता है, जो क्या करते हैं, अपने यंग की क्या करते हैं, केयर करते हैं। क्लियर? ओके। बोथ ऑफ दिस हार्मोन एक्चुअली कॉजेज एफिलिएटिव बिहेवियर, फॉर्मेशन, सोशल एंड इमोशनल बॉन्ड। तो दोनों जो हार्मोन्स हैं, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन, ये क्या करते हैं, सोशल और इमोशनल, जो भी सोशल और इमोशनल बिहेवियर होता है उन दोनों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं या फिर कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इसीलिए, ठीक है, आजकल बहुत ऐसे देखने को मिलता है ना कि दिस वन ऑफ द मोस्ट केसेस देखने को मिलता है। इफ़ यू आर जूलॉजी स्टूडेंट यू विल नो अबाउट दिस फैक्ट, ठीक है, कि ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन के लेवल, ठीक है। तो इसीलिए जो आप बहुत सारे आप एग्जांपल देखो टीवी में कि ऐसा होता है कि नहीं, मैं इसके बगैर सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी, इसके बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगी, तो वो इसी हार्मोन्स का जो क्या हो रहता है, पूरा का पूरा रेगुलेटिंग रहता है, ठीक है। यही हार्मोन्स पूरे के पूरे रेगुलेट करते रहते हैं, ताकि जो भी इंडिविजुअल होते हैं, इन्हीं के कारण क्या होते हैं, लोग पागल हो जाते हैं। पागल मीन्स इस तरह से बिहेव करने लगते हैं जैसे, ठीक है, किसी के बगैर ये जिंदा नहीं रह सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम लोग देखते हैं हार्मोन्स एंड मैटरनल बिहेवियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हार्मोन्स और मैटरनल बिहेवियर, ठीक है। हार्मोन्स मैटरनल बिहेवियर को किस तरह से चेंज कर रहे हैं, किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं। तो एस्ट्रोजन हेल्प टू डेवलपमेंट फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज ब्रेस्ट। तो हमने पहले ही पढ़ा कि एस्ट्रोजन क्या होते हैं, फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। प्रोलैक्टिन की बात करें तो प्रोलैक्टिन इन्फ्लुएंस प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, सो इट हेल्प इन डेवलपिंग फीडिंग बिहेवियर। तो एस्ट्रोजन जैसे कि फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को में हेल्प करते हैं, उसी तरह से प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या होता है फीमेल्स में, ठीक है, मिल्क के प्रोडक्शन को, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन को में हेल्प करते हैं। और साथ ही साथ जो फीडिंग बिहेवियर है, फीडिंग बिहेवियर मीन लैक्टेशन कब होता है, ठीक है, ठीक है, आफ्टर बर्थ, जब चाइल्ड बर्थ होता है तो उसके बाद, ठीक है, लैक्टेशन वगैरह होने लगते हैं, और ये जो भी शिशु होते हैं उनको मिल्क फीड कराते हैं। तो इन कौन कंट्रोल करते हैं इनको, प्रोलैक्टिन। बात करें प्रोजेस्टेरॉन की, तो प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, ओवरी या प्लेसेंटा के द्वारा इंड्यूस इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन क्या करते हैं, ओव्यूलेशन और प्रेजेंटेशन, इन सारी चीज़ों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। बात करें ऑक्सीटोसिन की, ऑक्सीटोसिन इज हार्मोन दैट acts on organ in the body including the breast and uterus and as a chemical messenger in the brain controlling key aspects of reproductive system including childbirth and lactation। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स हैं, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स क्या कहाँ पर हेल्प करता है, तो ठीक है, ये जो ब्रेस्ट हैं और यूटरस हैं यहाँ पर मेनली एक्ट करते हैं। साथ ही साथ ये यहाँ पर, ठीक है, किन चीज़ों के रेगुलेट करते हैं, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रिप्रोडक्शन के समय, ठीक है, बहुत सारे जो चेंजेस होती हैं उन सारी चेंजेस को ये कंट्रोल करते हैं। और साथ ही साथ चाइल्ड बर्थ और लैक्टेशन, ये जो मेजर एक्टिविटीज़ हैं उनको क्या करते हैं, ये कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं या उनको रेगुलेट करते हैं। तो हमने देखा हार्मोन्स और मैटरनल बिहेवियर, हार्मोन्स और मैटरनल बिहेवियर कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो हमने देखा एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरॉन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अब हम लोग देखते हैं ड्रग्स एंड दियर बिहेवियर। हार्मोन्स तो हमने देख लिया, बहुत सारे हार्मोन्स, और अब हम लोग देखते हैं ड्रग्स, ठीक है, ड्रग्स और उनके बिहेवियर, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स अफेक्ट द बॉडी इन डिफरेंट वे एंड द इफेक्ट एसोसिएटेड विद ड्रग कैन वेरी डिफरेंट इंडिविजुअल। तो ड्रग्स हैं, तो ये ड्रग क्या होता है, हर एक इंसान की बॉडी को अलग तरीके से प्रभावित करता है, ठीक है। और डिफरेंट इंडिविजुअल में जो ड्रग्स होते हैं, मेडिसिन होते हैं, इनका अलग अलग टाइप्स का प्रभाव देखने को हम लोगों को मिलता है। इफेक्ट ऑफ ड्रग इज डिपेंडेंट on a variety of factors including body size, general health, the amount and in strength of the drug, and whether any other drugs are in the system at the same time। तो देख रहे हो हमने क्या बोला कि ड्रग्स अलग अलग इंडिविजुअल पे अलग अलग टाइप से प्रभावित करते हैं, अलग अलग टाइप से उसको प्रभावित कर सकते हैं। साथ ही साथ जो ड्रग्स का इफेक्ट है, ठीक है, वो अलग अलग तरीके से देखने को मिल सकता है। कैसे, तो इफेक्ट ऑफ ड्रग इज़ डिपेंडेंट ऑन द वेराइटी ऑफ फैक्टर। तो कई सारे फैक्टर्स पे ड्रग का जो
क्या बोलना चाहिए, प्रभाव है वो देखने को मिलता है। ठीक, डिपेंड करता है कि जो जो इंडिविजुअल है, जो ड्रग्स जिसके ऊपर इन हम लोग जिसको ड्रग दे रहे हैं, उसकी बॉडी साइज कैसी है, उसका हेल्थ कैसा है। ठीक है, ड्रग हम लोग कितने अमाउंट में दे रहे हैं, कम अमाउंट में दे रहे हैं, बहुत ठीक है स्ट्रांग ड्रग दे रहे हैं, या फिर ठीक है वीक ड्रग दे रहे हैं, या जो इंडिविजुअल जिसको हम लोग ड्रग दे रहे हैं वो पहले से कोई दूसरा ड्रग तो ले रहा है या नहीं ले रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। ड्रग्स कैन हैव शॉर्ट टाइम एंड लॉन्ग टाइम्स इफेक्ट। तो ये जो ड्रग्स हैं उसका प्रभाव क्या हो सकता है, शॉर्ट टाइम तक हो सकता है, शॉर्ट टाइम इन टर्म्स ऑफ कुछ समय के लिए हो सकता है, या फिर लॉन्ग टर्म्स इफेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों टाइप्स के इफेक्ट्स देखने को हम लोग को मिल सकते हैं। दिस इफेक्ट कैन बी फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल। और ड्रग्स का जो इफेक्ट है वो क्या हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है। फिजिकल में हमारी जो फिजिकल फिटनेस है ना उसको भी प्रभावित कर सकती है, और साथ ही साथ हमारी साइकोलॉजिकल यानी जो हमारी थॉट प्रोसेस है इनको भी चेंज कर सकती है। ड्रग्स अफेक्ट्स योर बॉडीज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दे अफेक्ट हाउ यू थिंक फील एंड बिहेव। तो ड्रग्स क्या हो सकती है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्ट करती है मेनली। ठीक है, और इसलिए आपका जो थिंकिंग है, जो फीलिंग है, और जो आपका बिहेवियर है वो सारी चीज़ों को क्या करती है, प्रभावित करती हैं। शराबी को नहीं देखे हो, एल्कोहल पीने के बाद क्या करने लगता है, कैसे लड़खड़ाते लगता है। ठीक है, और किस तरह से वो फील करता है, और फिर किस तरह से वो बिहेव करता है। ड्रग्स आर टू टाइप्स। और ड्रग्स दो टाइप से हो सकते हैं, फार्मास्यूटिकल ड्रग और रिक्रिएशनल ड्रग। ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स ड्रग हो सकते हैं जिसको हम लोग फार्मास्यूटिकल या फिर फार्मेसी या फिर मेडिकल के पर्पस के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और रिक्रिएशनल ड्रग्स मीन्स, रिक्रिएशनल ड्रग्स मतलब इसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है अलग अलग पर्पस के लिए। ठीक है, फार्मास नॉट मेनली फार्मास्यूटिकल पर्पस के लिए तो लगभग नहीं बनाया जाता है, अदर ह्यूमन पर्पस के लिए बनाया जाता है। तो ये क्या है, ड्रग्स हैं, और ड्रग्स का बिहेवियर कैसे होगा इसको हम लोग और आगे देखेंगे। ठीक है, और आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देख रहे हो कि ड्रग का बिहेवियर अलग अलग ऑर्गेनिज्म पे अलग अलग टाइप से पड़ता है। ठीक है, डिपेंड करता है उसकी बॉडी साइज कैसी है, हेल्थ कैसी है। ठीक है, उन स्ट्रेंथ कैसा है, ये सारी चीज़ें हैं, इनके ऊपर बिहेव करते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, जो ये जो ड्रग्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन अलग अलग टाइप्स के अलग, ठीक है, अलग अलग टाइप्स के ड्रग होते हैं और उनको अलग अलग हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप है डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट मतलब ये डिप्रेस करने की कोशिश करेंगे, और हेलुसिनोजेन, और बाद में हम लोग देखेंगे। ठीक है, इंड्यूसर वगैरह भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिप्रेसेंट के बारे में। डिप्रेसेंट जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि क्या करेंगे, ये डिप्रेस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्या करने की कोशिश करेंगे, डिप्रेस करने की या कम करने के लिए। It slows down, depress the function of central nervous system. It slows the message going and from your brain. तो ये क्या करते हैं, डिप्रेस करने की कोशिश करते हैं, कम करने की, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा जो भी मैसेज पहुंच रहा है उस मैसेज को कम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उस मैसेज को कम करने की कोशिश करते हैं, और जो ब्रेन की एक्टिविटी, ब्रेन दूसरे आर्गन्स को ना जो भी सिग्नल दे रहा है उन सिग्नल्स को कम करने की कोशिश करते हैं। Depressant affect the concentration and coordination. It slow down the ability to respond to the situation. तो डिप्रेसेंट क्या करते हैं, तो डिप्रेसेंट क्या करते हैं, डिप्रेसेंट जो एक्टिविटीज़ या एक्टिविटी होती है, जो भी फिजिकल एक्टिविटी होती है या फिर जो भी सिचुएशन है, ठीक है, उसको क्या करता है, उसको स्लो डाउन करने की कोशिश करते हैं। जो फिजिकल एक्टिविटी हो रही है इंसान की ना, तो उसको क्या करने की कोशिश करते हैं, कम करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो सिचुएशन को क्या करे, अच्छे से रिस्पॉन्ड कर सके। जैसे हमें दर्द होता है ना, तो दर्द होता है तो हमारे पूरे के पूरे ब्रेन से ब्रेन से क्या होने लगता है, ब्रेन से सिग्नल जाने लगता है पूरी की पूरी बॉडी तक। तो उसको क्या करने के लिए, ठीक है, डिसेंसिटाइज करने के लिए पैरासीटामॉल या एस्पिरिन वगैरह दिया जाता है। इसको अभी एक एग्जांपल देखेंगे तो और समझ में आएगा डिप्रेसेंट कैसे वर्क करता है। इन स्मॉल क्वांटिटी डिप्रेसेंट कैन काज अ पर्सन टू फील रिलैक्स्ड एंड लेस इनहिबिटेड। ठीक, तो इसकी अगर कम क्वांटिटी दिया जाए तो इंसान बहुत रिलैक्स फील करने लगता है। क्लियर। इन लार्ज अमाउंट दे में काज वोमिटिंग अनकॉन्शियस एंड डेथ। अगर और इसकी ज़्यादा अमाउंट हो गई ना, तो ज़्यादा अमाउंट हो गई तो क्या कर सकते हैं, ज़्यादा अमाउंट हो गया तो उसको उल्टी हो सकती है, अनकॉन्साइजनेस हो सकता है, और उनकी डेथ, अनकॉन्साइजनेस में बेहोशी की हालत हो सकती है, और उनकी डेथ भी हो सकती है। कुछ एग्जांपल देखें तो एल्कोहल, कैनाबिस, GHB, ओपियाइड्स,
हेरोइन, मॉर्फिन, कोडीन एंड बेंजोडाइजेपिन्स, ठीक है, माइनर ट्रैंक्विलाइजर एंड एग्जांपल्स ऑफ सम डिप्रेसेंट। तो ये क्या है, ये कुछ एग्जांपल हैं, कुछ उदाहरण हैं डिप्रेसेंट के। आप हीरोइन का नाम सुने होंगे, मॉर्फिन, कोडीन, ठीक है। हेरोइन लेने के बाद कितने मस्त फिल्म देखा है ना आपने, ड्रग्स, ये जो हीरोइन वगैरह है, नॉट हीरोइन, हीरोइन अलग होता है, इट्स हेरोइन, ठीक है। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ा सा लिटिल बिट अलग है, डिफरेंट है। तो जो भी हेरोइन वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, उनको लेने के बाद रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है। आप लोग ट्राई मत करना हेरोइन वगैरह, ओके। तो क्लासिक, तो ये फर्स्ट हमने डिप्रेसेंट देखा, ठीक है। हेलोसिनोजेंस, इसको हम लोग क्या करेंगे, हेलोसिनोजेंस और स्टिमुलेंट्स, ड्रग एब्यूज़, ठीक है, ये एक लेक्चर और है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चीज़ को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। ड्रग्स एंड बिहेवियर है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, कवर करेंगे। ड्रग्स एंड बिहेवियर में जो डिप्रेसेंट था इसको हमने कवर किया, हेलोसिनोजेंस हैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे, ओके। तो इस लेक्चर को बिल्कुल बने रहना, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप लोग बिल्कुल इस लेक्चर को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। जब जब आपका जूलॉजी पढ़ने का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक आप लोगों को जूलॉजी में जो भी एनिमल्स है ना वो किस तरह से बिहेव करते हैं, क्यों बिहेव करते हैं, ठीक है, काहे का बिहेव करते हैं वो इस तरीके से, ये सारी चीज़ों को आप जब तक नहीं समझोगे आपका जूलॉजी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ओके। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। अटेंडेंस सभी स्टूडेंट टाइप कर दीजिएगा।